Hello everyone, welcome back to my channel. So in the previous video I just saw कि मैंने जो कन्वर्जेंट वाला कुछ ज़्यादा ही जल्दी जल्दी भगा दिया है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो उसका मैं ना जो क्वेश्चन है एक सॉल्व करके दिखा रही हूँ और दूसरा बाकी दो मैं वापस से दिखाऊंगी पर अच्छे से समझा के, है ना, क्योंकि पहले ही समझ जाओगे आप तो बहुत अच्छे से है वो। n+1 फिर n+1 और में n क्यूब। अब देखो मुझे इसका चेक करना है क्या ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, क्या ये कंडीशनली कन्वर्जेंट है, क्या है ये। ठीक है, मैं सब चीज़ चेक करूँगी। तो मैंने ये सीरीज़ कंसिडर करी। ठीक है, तो अगर मैं इसका मॉड ले लूँ तो मॉड चेक करूँगी। एब्सोल्यूट के लिए तो मॉड लेना होता है। मॉड ऑफ -1 टू द पावर n+1 अपॉन में n का क्यूब। ये मॉड है तो ये वाला पार्ट तो हट ही जाएगा, -1 चाहे वो +1 आए -1 आए हटा देगा मॉड इसे। तो ये बन गया सिर्फ n+1 अपॉन में n का क्यूब। और मुझे पता ये सारे नेचुरल नंबर्स है जो कि 1 से बड़े हैं, तो इसका मॉड हट जाएगा, ये सिंपल ऐसे बन जाएगा। अब इसको चेक करने के लिए कि क्या ये कन्वर्जेंट है कि नहीं है, इसको चेक करने के लिए मैं क्या कंपैरिजन टेस्ट लगा रही हूँ। सो यूजिंग लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, तो मैं एक लेट हमारा an क्या है सीक्वेंस n+1 अपॉन में n क्यूब एंड bn क्या लूँगी मैं, टेक द हाईएस्ट पावर कॉमन, वो क्या आ जाएगा n अपॉन में n क्यूब विच विल बी 1/n²। तो लिमिट लो, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an अपॉन में bn। an है हमारा n+1 अपॉन में n का क्यूब डिवाइडेड बाय 1/n²। n² ऊपर आ जाएगा। ठीक है, बन जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n+1 इंटू में n² अपॉन में n का क्यूब। n² से ये हट गया तो आ जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n+1 अपॉन में n विच इज़ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन में, ये तो 1 आ जाएगा, डिनोमिनेटर अलग अलग, 1 अपॉन में n। दिस इज़ 0, दिस इज़ 1। तो अब मेरी 1 आ गई। जब भी मेरी लिमिट 1 आ रही है मतलब, ठीक है, एक फाइनाइट लिमिट आ रही है, तो या फिर दोनों सीरीज़ कन्वर्ज करेगी साथ में या फिर दोनों सीरीज़ क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। तो मेरे को पता है bn क्या कर रही है, bn इज़ कन्वर्जेंट। bn क्या है, कन्वर्जेंट है। क्यों कन्वर्जेंट है, बाय p सीरीज़ टेस्ट। ठीक है, वो कन्वर्जेंट है तो देयरफॉर an भी क्या होगी, an इज़ कन्वर्जेंट। तो हम देयरफॉर an क्या है हमारी, इज़ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, क्योंकि हम मॉड ले रहे थे इसलिए मैं an को बोलूँगी इज़ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ठीक है, an एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। बट हमें एक थ्योरम भी पता है विच सेज कि एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज़ क्या होती है, वो कन्वर्जेंट होती है। तो an हमारा कन्वर्जेंट आ गया। ठीक है, अब बाकी साइन के क्वेश्चन देख लो। साइन में भी ऐसे ही किया मैंने। an मेरा ये है मॉड ऑफ साइन। अब मैं मॉड वाला कर रही हूँ तो कंडीशनल मतलब एब्सोल्यूट वाला सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, वो आ गया ऐसे। इतना तो समझ आ रहा होगा, मॉड ऑफ साइन एन 1 से छोटा ही होगा, अपॉन में n² से डिवाइड कर दो। अब ये p सीरीज से क्या आ गया, कन्वर्जेंट। ठीक है, तो साइन एन ये क्या आ गया, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट आ गया। और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीक्वेंस सीरीज क्या होते हैं, कन्वर्जेंट होते हैं। तो डायरेक्टली मैंने लिख दिया सिग्मा साइन बाई साइन एन अपॉन में n² क्या है, कन्वर्जेंट है। किसी को मुझको कंडीशनली दिखाना है तो कंडीशनली के लिए आप पहले क्या करोगे, उसे एब्सोल्यूट वाले को डाइवर्जेंट दिखा दोगे एंड बाकी जो नॉर्मल है वो, अगर मैं नॉर्मल सीक्वेंस ले रही हूँ वो क्या आ जाएगी, कन्वर्जेंट आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, ये कंडीशनली कन्वर्जेंट है। क्यों, क्योंकि इसका जो मॉड है वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट नहीं है, मॉड एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट नहीं आएगा, बट ये जो है नॉर्मल कन्वर्जेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशनली हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। ओके ओके ओके। उसके बाद नेक्स्ट ठीक है, नेक्स्ट यही बस अब समझ आ गया होगा, है ना, पीछे भी ये दिखा दिया था। अब नेक्स्ट मैं करवा रही हूँ कॉशी सीक्वेंस। ठीक है, कि एवरी कॉशी सीक्वेंस क्या है, वो कन्वर्जेंट होती है। तो मैं पहले स्टेटमेंट लिखवा रही हूँ। मैंने ये वाला तो करवा दिया है
कि अ कॉची सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स इज बाउंडेड। ये वाला तो मैंने करवा रखा है कि कॉची सीक्वेंस बाउंडेड होती है, ठीक है। बाकी अब मुझे बस करवाना है कि अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, एक सीक्वेंस है रियल नंबर्स की, अगर वो कन्वर्जेंट है, इफ़ एंड ओनली इफ इट इज़ अ कॉची सीक्वेंस। इफ़ एंड ओनली इफ मतलब हमें 2 वेज इसे प्रूव करना होगा कि अगर वो कन्वर्जेंट है तो कॉची होगी, कन्वर्जेंट है तो कॉची होगी, और कॉची होगी तो कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। तो आंसर देखो, मैं डायरेक्टली सोल्यूशन दिखा दूँ, मेरे अब हाथ दर्द हो गया, अब नहीं लिख पा रही मैं बिल्कुल भी, ठीक है। ये रहा एक्सन मेरी एक सीक्वेंस सीरीज़ है जो कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ठीक है। तो फिर चूज़ एन एप्सिलॉन के लिए अगर वो कन्वर्जेंट है, ठीक है, तो एक एप्सिलॉन के लिए मैं ये कह सकती हूँ, ठीक है, मॉड ऑफ एक्सन माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। एप्सिलॉन कुछ भी हो सकता, तो मैंने एप्सिलॉन बाई 2 लिया है। एंड एक्सएम माइनस एक्स वो भी एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा आ गया, जहाँ पे एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू के है, एम भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू के है। अब मैंने कंसिडर किया एक्स एन माइनस एक्स एम, और यहाँ पे माइनस एक्स प्लस एक्स कर दिया, ऐसे हुआ। तो ये क्या आ गया, लेस देन एप्सिलॉन आ गया। तो ये क्या हो गई, एक्स एन एक कॉची सीक्वेंस हो गई, ठीक है। ये कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन होती है। तो मैं एक बार कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन दिखा देती हूँ कि जहाँ पर भी तुम्हें कॉची प्रूफ करना होगा तो कॉची में ये होता है कि एक्स एन माइनस एक्स एम को तुम्हें लेस देन एप्सिलॉन करना होता है। ये रही कॉची सीक्वेंस। आ सीक्वेंस एक्स एन इज सेट टू बी कॉची सीक्वेंस अगर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए मेरे पास ये आ जाए, तो ये क्या हो जाएगी, कॉची। अब देखो मैंने लिख रखा है इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, आ जाते पूछ लेते हैं। तो देखो ये कॉची तो आ गया। अब मैंने कहा चलो एक्सन जो है वो कॉची सीक्वेंस है, तो हमें प्रूव करना है एक्सन क्या है, कन्वर्जेंट है। एक्सन कॉची है तो फिर किसी भी एप्सिलॉन के लिए मेरे को एक एम एन एंड नेचुरल नंबर मिलेंगे सच दैट ये होगा, ठीक है। और एवरी कॉची सीक्वेंस क्या होती है, बाउंडेड होती है। ये हमने पढ़ा बाय बोल्ज़ानो-वेस्टर्स थ्योरम, और बोल्ज़ानो-वेस्टर्स थ्योरम से क्या मिलेगी, हमें एक सब सीक्वेंस मिलेगी जो कि कन्वर्जेंट होगी, ठीक है, कन्वर्जेंट होगी एक्स को। देन फॉर चूज एन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ये मेरी सब सीक्वेंस है, उसका मेरे पास जहाँ पे भी वो कन्वर्ज कर रही है ये, वो क्या आ गया, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। तो अब देखो एक्स एन कॉची सीक्वेंस है, तो एक्स एन कॉची सीक्वेंस है। फिर उसके बाद ये लिख दिया हमने, ये लिख दिया, ओ भाई एक्स एन माइनस एक्स स्टार, इसको हमने ऐसे माइनस एक्स के प्लस एक्स के कर दिया, ऐसे कर दिया, एप्सिलॉन बाई 2 लेस देन एप्सिलॉन, बस ये कन्वर्जेंट आ गया। बस ये याद कर लो भाई, याद कर लो मेरे अकॉर्डिंग। अब तो मैं समझा भी नहीं पा रही हूँ ढंग से, बहुत हालत ख़राब हो गई है। याद कर लो, समझ आ रहा होगा, पता नहीं मेरे से अब तो बोला भी नहीं जा रहा, कैसे समझाऊँ। देखो एक्सन एक कॉची सीक्वेंस है, तो किसी भी के लिए और एम के एन के लिए मैं ये लिख सकती हूँ, अगर कॉची सीक्वेंस है तो ये लिख दिया। एक बार मैंने ये लिखा कॉची सीक्वेंस के लिए, एक बार ये लिखा, एक बार ये लिखा, और बोल्ज़ानो-वेस्टर्स थ्योरम से मैंने कहा कि अगर ये एक सब सीक्वेंस, अगर कॉची सीक्वेंस बाउंडेड होती है, ये हमें पता है कि कॉची सीक्वेंस क्या होती है, बाउंडेड होती है। तो बोल्ज़ानो-वेस्टर्स थ्योरम कहता है कि कोई भी अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसकी एक सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी जो कि कन्वर्जेंट होगी। कन्वर्जेंट कहाँ पे हो रही है, ये एक्स स्टार पे मैंने मान लिया। तो तीसरी मैं ये कह रही हूँ, अब इनसे मिलके ये मैंने कंसिडर किया एक्स एन माइनस एक्स स्टार, ठीक है, माइनस एक्स के प्लस एक्स के, मुझे इसका पता है ये लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है, इसका ही पता लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है। तो देख रहे हो एक्स एन मेरी कहाँ को कन्वर्ज कर गई, एक्स स्टार पे। तो मतलब कॉची सीक्वेंस जो थी मेरी एक्स एन, वो क्या हो गई, कन्वर्जेंट हो गई एक्स स्टार पे। आप समझ आ रहा होगा ना, आ गया ना। एक और थ्योरम ले रही हूँ मैं बस, ठीक है, फिर बस फिनिश्ड है। हाँ, एक और थ्योरम लेने से पहले एक क्वेश्चन कॉची से रिलेटेड। ये मुझे सीक्वेंस दे रखी है, हमें बताना है ये कन्वर्ज नहीं कर रही है, ठीक है, कन्वर्ज नहीं कर रही है। तो मैंने क्या करा, अज्यूम कर लिया कि ए एन जो है वो कन्वर्जेंट है, तो ए एन कन्वर्जेंट है तो कॉची होगी। अब कॉची है तो उसका बाउंड होगा,
पर मैं इसमें क्या करूँगी, इस सीक्वेंस का मैं कहूँगी कोई बाउंड नहीं है। ये देखो, ये तो कॉची की डेफिनेशन लिखी हुई है। अब मैं n को यहाँ पे 2m मान रही हूँ, तो ऐसा, तो a 2m लिख दो पूरा। a 2m मतलब ये पूरा जा रहा होगा 2m तक। देखो 1 + 1/3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे ये यहाँ तक जाएगा। दूसरा वाला am यहाँ तक जाएगा। तो जब तुम टर्म्स माइनस करोगे तो तुम्हारे पास ये टर्म्स बचेंगी। अब देखो इन टर्म्स को ध्यान से देखो, ये m टर्म्स है, ठीक है। इन टर्म्स को ध्यान से देखेंगे, हमें पता है 4m - 1 जो है लेस देन है 4m से। इसको अपॉन में ले लो तो ये ऐसा आ जाएगा। अब ये सारे टर्म्स, इन सारे टर्म्स से छोटे क्या, 1/4m 1/4m 1/4m, हमने इतनी टाइम्स लिख दिया। कितनी टाइम्स, m टाइम्स, तो m अपॉन में 4/m जो कि 1/4। तो इस सीक्वेंस का कोई बाउंड नहीं है, ये 1/4 से भी बड़ी है। तो बाउंड तो ऊपर से आता है अगर बाउंडेड अबव है तो, ठीक है, पर ये नीचे से आ रहा है। तो एप्सिलॉन नॉट हमारा 1/4 है, तो ये जो है a2 है, ये 1/4 से हमारा बड़ा आ गया। तो an जो है वो कॉची सीक्वेंस नहीं है, मतलब ये कन्वर्जेंट भी नहीं होगा। आई होप सो समझ आ गया होगा, है ना। एक बस ये वाली थ्योरम और थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है, हु नोज आ जाए, ये सुप्रीमम इन्फीमम के ऊपर है, ठीक है, जो चैप्टर 1 से मतलब यूनिट 1 से है ये, कि अगर ऐसे एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, उसका एक अपर बाउंड है, ठीक है, उसका एक अपर बाउंड है u, ठीक है, नहीं अपर बाउंड है, देन अ रियल नंबर u इज़ द सुप्रीमम ऑफ s। u को मैं सुप्रीमम बोलूँगी इफ़ एंड ओनली इफ़, तभी कहूँगी अगर u सारे एलिमेंट्स ऑफ s से बड़ा आ जाए, एंड अगर u से छोटा कोई v है, तो फिर हमें कोई ना कोई s डैश ज़रूर मिलेगा जो कि इन दोनों के बीच में आ जाएगा। समझ आया। तो मैं पहले एक साइड लेके चलूँगी, इफ़ एंड ओनली इफ़ है तो एक साइड लेके चलूँगी, दूसरी साइड प्रूफ कर दूँगी। तो मैंने कहा u जो है सुप्रीमम s है, मैंने u को सुप्रीमम कह दिया। तो सुप्रीमम की डेफिनेशन लगाते हुए मैंने कहा कि u अगर सुप्रीमम है तो u क्या होगा, लीस्ट अपर बाउंड होगा। तो कोई भी नंबर में v नहीं ले सकती u से छोटा, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट 1 s डैश। 1 s डैश कोई ना कोई तो ज़रूर आ जाएगा अगर v छोटा है उससे, कि जो कि उससे बड़ा हो जाए। तो हमारी कंडीशन 2 तो प्रूव हो गई, और ये तो अपने आप में ही ट्रू हो गई, क्योंकि क्या है, वो सुप्रीमम है, तो वो सारे एलिमेंट से बड़ा होगा। तो एक साइड ये तुम पढ़ सकते हो, ठीक है। कन्वर्सली मैंने कहा कि कंडीशन 1 और 2 सेटिस्फाइड हो रही है, हमें प्रूव करना है u क्या है, सुप्रीमम है, मतलब u जो है अपर बाउंड है सेट का। कंडीशन 1 तो इंश्योर कर रही है कि u अपर बाउंड है। नेक्स्ट हमें लीस्ट अपर बाउंड बताना है, v भी एक अपर बाउंड है सेट एस का, हमने मान लिया। तो हमें शो करना है कि u जो है v से छोटा है। तो मैंने पॉसिबल मान लिया कि v जो है u से छोटा है, बट कंडीशन 2 से क्या हो जाएगा, एक ऐसा s डैश मुझे ज़रूर मिलेगा जो कि v से बड़ा होगा। तो ये हमारी अजम्पशन को कंट्राडिक्ट कर दे रहा है कि v जो है वो छोटा है u से, ठीक है। तो u जो v है और वो अपर बाउंड है, ये अजम्पशन हमारी गलत हो गई ना। तो इसलिए u जो है v से बड़ा है, u जो है लीस्ट अपर बाउंड है। ऐसे ही आप इन्फीमम के लिए भी कर सकते हो। इन्फीमम के लिए भी मैंने सेम स्टेप एकदम लिखे हुए हैं, एकदम सेम, ठीक है, पढ़ लो। ये नहीं पूरी थ्योरम, ये तो मैम ने होमवर्क दी थी हमें कि एज इट इज़ है, बस थोड़ी सी वर्डिंग्स चेंज करनी है, इन्फीमम की जगह सुप्रीमम, ठीक है। ओके, नाउ ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। आई होप सो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, ठीक है, बहुत अच्छा जाए, मतलब बहुत अच्छे नंबर आए, एंड अच्छे से एग्ज़ाम करना, ध्यान से सोचना, तुम्हें सब चीज़ आ जाएगा, ठीक है। सब चीज़ करी हुई है, डेफिनेशंस लगाने की कोशिश करना, बहुत आराम से डेफिनेशंस लग जाएंगी। बाकी मैं देखती हूँ अगर कुछ चीज़ बचा हुआ है तो नेक्स्ट वीडियो डालती हूँ, वरना अकॉर्डिंग टू मी सब चीज़ हो चुका है। बचेगा तो मैं बता दूँगी, नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगी, ठीक है। बाकी अभी के लिए ऑल द बेस्ट, शुभ रात्रि, एग्ज़ाम्स अच्छे से करना, ओके। एंड आके मेरे को ज़रूर बताना आप सबका एग्ज़ाम कैसा गया, ठीक है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि दीदी अच्छा गया, बेकार गया, कैसा गया, ठीक है। ओके, बाय बाय।